विनय, जी सर। मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, आपका टॉपिक आज 8:10 तक खत्म हो जाएगा क्या? 8-10 तक तो नहीं हो पाएगा सर, आपने कहा था कि क्लास बड़ी मिलेगी तो फिर उस हिसाब से मैंने उसको थोड़ा क्वेश्चन नहीं आंसर तो भी डाल आठ दिया। बीस बेटा 8:20 तक तो है ही क्लास पूरी। हाँ, 8-20 तक हो जाएगा सर। 8:20 तक हो जाएगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते रहिएगा, है ना? जी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। कैन वी खाली स्टार्ट? ऐसा खाली ऐसा ना हो कि आप लेक्चर देते रहें, है ना? नहीं नहीं सर, मैं पूछता रहूँगा जिसको भी। आई होप दैट कि सबको की आवाज़ सुनाई आ रही होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे थोड़ा सा बता दें। सो मैं और ज़्यादा बेहतर से, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और बहुत जल्दी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, क्योंकि बहुत सारा चलो ठीक मटेरियल। है, आप अपने ओके फाइन, आप अपनी क्लास शुरू करो, ठीक है? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके। ओके, सो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, श्री अकाल, वट एवर यूर फील कनेक्टेड विद। तो ऐसा कि जैसे हम पहले से जानते हैं, पिछली बार हमने लेसन प्लान को शुरू किया था और लेसन प्लान के कुछ हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे और बेसिक्स के बाद हमने फिर थोड़ा सा और उसके बारे में ही जानने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आज हम जो ओरिजिन ऑफ लेसन प्लान है वहाँ से शुरू करेंगे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? देखो तो सही जल्दी से। स्क्रीन प्रेजेंट अब हो रही है? यस सर, हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज मेरा टॉपिक है, एज यू ऑल नोन दैट लेसन प्लानिंग इज माय टॉपिक टुडे एंड सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन प्लानिंग को। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक नॉलेज से कि जनरली लेसन प्लानिंग है क्या। क्योंकि लेसन प्लानिंग क्या है, मैंने पहले ही बताया था, एक प्रोसेस है किसी भी लेसन को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लास में अगर एग्जीक्यूट करना है उसको, तो उससे पहले का प्रोसेस है जो कि टीचर डिज़ाइन करता है। ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लेसन और प्लान। लेसन का मतलब वही सब्जेक्ट मैटर जो कि हमें या किसी भी टीचर को क्लास में जाके टीच करना होता है। दूसरा प्लान, प्लान अ सेट ऑफ एक्शंस, डिसीजन, आइडियाज़, वो सारी चीज़ें जो कि एक लेसन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम पहले करते हैं, प्लान के अंडर में आ जाते हैं। ऑरिजिनेटेड, जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिफाइन किया था इसको, कि ये ऑरिजिनेट हुआ था गेस्टाल्ट की थ्योरी से। और गेस्टाल्ट की थ्योरी जो थी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दी बाई पार्ट्स मेथड से। तो इसका न केवल दूसरे एजुकेशंस में यूज है बल्कि फिजिकल एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि हमारी जो फिजिकल एजुकेशन की स्किल्स हैं, द मोर स्किल्स इन फिजिकल एजुकेशन दे कैन नॉट बी परफॉर्म इन होल। क्योंकि बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिनको हम एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आएंगी। सो दैट्स व्हाई वी यूज द बाई पार्ट मेथड दैट इज रियली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गेस्टाल्ट थ्योरी। ठीक है, लर्नर यूजुअली टेक्स हेल्प ऑफ द यूनिट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रेस्पिंग द होल कॉन्सेप्ट। तो जब हम छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और पहले उन छोटे छोटे पार्ट्स को करते हैं, फिर एक साथ पूरा कर देते हैं, तो फिर हमें जो होल कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बेसिकली लेसन प्लान जो होता है उसको हम यूनिट प्लान या डेली प्लान भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हमने कुछ ये इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज पढ़ी थी, जिनमें पहली फिलॉसफी जो मैंने आपको बताया था कि फिलॉसफी एक पहला सब्जेक्ट था, दिस वाज द ओनली सब्जेक्ट named philosophy in the beginning. Later that the behaviorism that is originated by the Watson, followed by the psychoanalytics that is introduced by Sigmund Freud, then humanism, Maslow and C. Roser, then constructivism. Right now we are dealing with most of the education lesson plans, they are coming from the constructivism approach. ठीक है, फिर इसके बीच में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो लेसन प्लान के जो पुराने वाले हमारे तरीके थे, जिसमें रेनफोर्समेंट को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, वो E.L. थॉर्नडाइक साहब जिन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। फिर इसके बाद एक नई टीचिंग बेस का जन्म हुआ, जिसको जॉन डेवे साहब ने ऑरिजिनेट किया था। एट द टाइम ऑफ E.L. थॉर्नडाइक, ही हैज़ अ वेरी
ग्रेट फिजिकल, ग्रेट एजुकेशनिस्ट, और हम ये कह सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकल एजुकेशनिस्ट थे। तो उनकी थ्योरियों के सामने कुछ टिकती नहीं थी इतनी सारी थ्योरियाँ। तो जॉन डेवे ने अपने खुद के स्कूल खोले और फिर उनमें वो थ्योरी जो थी वो अप्लाई करना शुरू किए, और उन थ्योरियों के जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी पॉजिटिव थे। तो ईएल थॉरनडाइक के जो रूल्स थे, जो पर्टिकुलर क्लासरूम सेटअप के जो रूल्स थे, उनको ओवरकम किया जॉन डेवे ने, और जिनको हम आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है। सो मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, यू ऑलरेडी नो द theoretical knowledge of the teaching concept that does not provide many guidelines for the classroom instruction and procedure, जो कि आप सब लोगों ने पढ़ ही रखा है ये बहुत अच्छी तरह से, आई होप सो, कि एवरी टीचर, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि वो रिटन फॉर्म में या सब्जेक्ट टॉपिक तैयार करता है या मॉडल तैयार करता है पूरी तरह से कि उसको क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है, अपनी क्लास को किस तरह से प्लानिंग करनी है, फिर उस प्लानिंग को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है इन द फॉर्म ऑफ लेसन इन द क्लास, सो दैट कि उसकी जो लर्निंग है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा हो। क्यों? एक्चुअली हम कोई भी काम, एक टीचर कोई भी काम बच्चों के लिए जो करता है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उसकी जो टीचिंग लर्निंग है वो लर्निंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चलिए नेक्स्ट। तो और भी कई एक छोटी छोटी डेफिनेशंस एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि लेसन प्लान टीचर का डेली प्लान भी है, ब्लूप्रिंट भी इसको बोल देते हैं, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं इसको, और जो इंस्ट्रक्ट करती है किसकी, लर्निंग ट्रैजेक्टरी। लर्निंग ट्रैजेक्टरी मतलब एक तरह से जो लर्निंग का ग्राफ है, जो लर्निंग का पैराडाइम है, और या फिर हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग का ग्राफिकल लेवल है उसको हम लर्निंग की ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है। और दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं बीच में, आप मुझे वहीं स्टॉप कर सकते हैं और वहीं आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल। सर जी बोले। जी सर जी जी बोले। आपके ये हेडफोन आपकी जैकेट के चेन से अटक रहे हैं बार बार, उससे अच्छा ना हो रहा है। ठीक है, मैं ये जैकेट ही इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। चलिए ओके, तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं, जो मेन चीज़ें हैं उन पे आते हैं। फिर डेफिनेशंस ऑफ लेसन प्लान जो मैंने इसमें लिखी हुई हैं, आई होप दैट कि मुझे ये बहुत ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा। और जो मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं। ये पीडीएफ में आज आपको शेयर कर दूंगा, मैं भूल गया, उसके लिए बहुत मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे ये पहले ही पीडीएफ आपको शेयर कर देनी थी, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया। चलिए, तो अब क्या है, हम अगर किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह का लेसन होगा। ठीक है, वो लेसन, तो लेसन्स को मोस्टली जो लेसन प्लान्स होते हैं या लेसन्स की प्लानिंग होती है वो या तो टाइम के बेस पे होती है या कंटेंट के बेस पे होती है, स्किल के बेस पे होती है। तो इनको दो बड़ी कैटेगरी जो हैं उनमें माइक्रो लेसन प्लान और मैक्रो लेसन प्लान में डिवाइड किया गया है। मैक्रो लेसन प्लान ऐसे आप सब जानते हैं, मैक्रो का मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी हो, काफ़ी मास लेवल पे मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पे, जैसे डेली प्लान हमारा हो गया, वीकली प्लान वगैरह, सेमेस्टर प्लान, ईयरली प्लान। जैसे हमारी पहले जो बीएससी वगैरह हुआ करती थी पहले 1 साल की हुआ करती थी, तो वो किस में आएगी, हमारी मैक्रो प्लान में आएगी। माइक्रो प्लान में हमारे डेली के प्लान आ जाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक एक दिन के जो ले लेते हैं, वो टाइप के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो हमारी किस में आ जाएंगी, माइक्रो प्लान में। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा है, वो आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से देख लीजिएगा। यहाँ से जो माइक्रो वर्ड है वो आपका कहाँ से आया है, मैक्रो वर्ड जो है वो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, चाहे मैक्रो हो या माइक्रो हो, ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज से ऑरिजिनेट हुए हैं। इनके एम्स मैंने यहाँ पे एम्स, ऑब्जेक्टिव ये सारे लिख दिए हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लेंगे। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं वहीं रुक के आपको कुछ ना कुछ बता दूंगा। आई होप दैट। अब जब हम किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल या तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं या उसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि क्राइटेरिया क्या है। कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा जिसके बेस पे हम कोई काम कर रहे हैं।
तो पहला क्राइटेरिया इसमें, ये जनरल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, जनरल लेसन प्लान के क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, जिसमें नीड्स हमें क्यों लेना पड़ रहा है, वो कैपेबिलिटीज क्या है, इंटरेस्ट ऑफ लर्नर शुड बी कंसीडर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी देखो किसान आंदोलन की बात चल रही है देश में, गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एक रूल लेके आई और वो रूल किसानों को ही पसंद नहीं है, इट मीन्स दैट वो रूल फॉलो नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले लर्नर्स को ये देखना पड़ेगा कि जिस बच्चे के लिए हम क्लासरूम का मटेरियल तैयार कर रहे हैं, क्या वो मटेरियल वो बच्चा ग्रहण करने के लिए रेडी है कि नहीं, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ही इज इन द कंडीशन टू गेट इट। ठीक है, प्रिपेयर्ड ऑन द साउंड साइकोलॉजिकल नॉलेज। या साउंड साइकोलॉजिकल नॉलेज का मतलब ध्वनि से नहीं है, साउंड साइकोलॉजिकल नॉलेज का मतलब यह है कि उसको साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज हो, मतलब उसका कॉग्निटिव लेवल अच्छा हो। प्रोवाइड ए न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस एंड सिस्टमेटिक बट फ्लेक्सिबल। इसको ऐसे कहा गया है कि जो नॉलेज फ्लो कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक ढंग में होनी चाहिए, वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। जैसे ये नहीं है कि मैंने ABCD नहीं सीखी उससे पहले मैं सेंटेंस बनाना सीख जाऊंगा, ये नॉट पॉसिबल। हमें पहले ABCD सीखनी पड़ेगी, फिर जाके हम जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस, अच्छे फ्रेजेस मिलके हमारे सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं, और सेंटेंस जाके फिर बाद में लिटरेचर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सस्टेन द अटेंशन ऑफ द लर्नर टिल द एंड। अब ऐसा क्या है कि हमने शुरुआत में बहुत अच्छे से लेसन शुरू किया और बाद में जाते जाते हमने क्या किया कि एकदम बोरिंग सी चीज़ें डाल दी जिससे बच्चे बोर हो गए। ऐसा भी हमें नहीं करना है। हमारी क्लास जो है, और क्लास शुड बी एंटरटेनिंग लाइक दिस, नोबडी शुड गेट बोर इनटू द क्लास। ठीक है, रिलेटेड सोशल, फिजिकल एंड एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर। मतलब बात यह है कि जो हम चीज़ें सिखा रहे हैं उनको जो परिवेश में चीज़ें मौजूद हैं, जो एनवायरनमेंट में चीज़ मौजूद है, फिजिकली लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, ऐसे एग्जाम्पल हम उनको दें। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स पर्सनैलिटी। बात यही है कि जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी डेवलप खुद ब खुद हो जाएगी। उसको इस तरह से हम कराएं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ बच्चों को टास्क दिया कुछ सफाई करने का, कई एक बार हमारे फिजिकल एजुकेशन में भी देखा हमने किया है, तो उससे क्या होता है कि जब हम बच्चा कोई काम करता है ना तो उसके माइंड में वो इन्वॉल्व हो जाता है। अभी देखो बहुत ज़्यादा बड़े घर के बच्चे हैं, जनरल जो फैमिलियां रहती हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को बोल दो बेटा झाड़ू लगा दो, वो लगा देगा। लेकिन अगर किसी बड़े घर के बच्चे से आपने कह दिया झाड़ू लगा दो, तो उसके लिए तो समझ लो उसको गाली दे दी आपने। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी बच्चा खुद से करता है तो उसको समस्या नहीं होती है, वो उसके माइंड में क्या होता है, इनबिल्ड हो जाता है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखा है, तो आप इसको बाद में देख लीजिएगा। अब देखते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो होते हैं वो लेसन प्लान के किस पे बेस्ड होते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन पे बेस्ड हो सकता है, और टाइम ड्यूरेशन पे बेसिकली या डेली, मंथली, वीकली या एनुअली इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अप्रोचेस के बेसिस पे हम हार्वर्डियन अप्रोच है, जो कि इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं आगे अभी, क्योंकि यही जो डिटेल जो एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है, हार्वर्डियन जो अप्रोच है उसी को हम फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ इंडियन स्कूल्स में। उसके बाद ब्लूम्स है, ग्लोमियन है, RCEM है। RCEM आपकी ये मैसूर की इंडिया की है, इन लोगों ने दिया है। मॉरिशन है, यूनिट अप्रोच है, इलेक्ट्रिक और NCERT की अप्रोच भी इसमें शामिल है। फिर अगला अगर डोमेन हम देखें कि बेस्ड ऑन लेसन प्लानिंग के डोमेन के बेस पे देखें तो कॉग्निटिव डोमेन को हम प्रमुखता में रख के कर सकते हैं, अफेक्टिव डोमेन को हम प्रमुखता में रख कर सकते हैं, या फिर हम साइकोमोटर डोमेन को माइंड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ। चलिए, क्योंकि एक्चुअली है क्या, बात यह है कि जॉन फेडरिक हर्बर्ट जो 1776 से लेकर 1841 तक इनका टाइम पीरियड है, जो जर्मन फिलोसफर थे, और इन्होंने एक अप्रोच दी जो अप्रोच अभी बहुत ज़्यादा लागू होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि जो लेसन प्लान हम अभी तैयार कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन में, चाहे वो एजुकेशन में, वो सारे के सारे लेसन प्लान है वो इन्हीं हार्वर्डियन अप्रोच पे ही बेस्ड है। और इन्होंने जो स्टेप्स दिए हैं इसमें, इन्होंने बोला है कि ये 5 स्टेप में हम इसको कर सकते हैं पूरा। ठीक है, चलिए, तो पहला इन्होंने कहा कि प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन और कंपैरिजन, फिर जनरलाइजेशन और फिर एप्लीकेशन। चलिए फिर देखते हैं
प्रिपरेशन को। प्रिपरेशन बेसिकली होती क्या है कि हमें स्टूडेंट्स को रेडी करना है कि वो कैसे हमारी क्लास को अच्छे से सुने। द टीचर मस्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट टू रिसीव द न्यू नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको करेंगे कैसे, ये हमें देखना है कि हम प्रिपेयर कैसे करें। जैसे हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा इंट्रो कुछ दिया, बच्चों से कुछ पूछ लिया, हल्का फुल्का चार्ट मैप या पिक्चर्स दिखा के कुछ पूछ लिया उससे रिलेटेड, तो उनके माइंड में वो स्टक कर जाए, चीज़ स्ट्राइक करे कि अरे यार ये तो हमने पढ़ी हुई है या इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो हम उनको रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही हम उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जो कंटेंट हमारे पास होता है डिलीवर करने के लिए, सब्जेक्ट मैटर, उसको हम धीमे धीमे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को देना शुरू करते हैं। इन द प्रेजेंटेशन स्टेप्स द पीपल मस्ट show new ideas and the people must have active participant in the teaching learning process. The teacher should try introduce everything from the learner. So sort of heuristic attitude should prevail the whole teaching. अब ये आता है heuristic aptitude. heuristic aptitude से क्या समझते हैं आप लोग? आप में से कोई मुझे आंसर देगा क्या? ये यहाँ पे heuristic attitude की बात करी गई है। हेलो, मेरी आवाज सुनाई आ रही है क्या सबको? यस सर। मिस्टर औसाफ, ह्यूरिस्टिक मेथड तो पता है सर। हाँ, क्या होता है ह्यूरिस्टिक मेथड तो पता है सर, जो ह्यूरिस्टिक विधि है। क्या होता है ये? सर इसमें एक माहौल तैयार किया जाता है सर, इसमें एक माहौल तैयार किया जाता है। जैसे कोई माहौल तैयार किया और उसमें उस विद्यार्थी को या छात्र स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, फिर वो उस माहौल में उस हिसाब से वो वर्क करता हाँ, है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके गुड। तो ये ह्यूरिस्टिक होता क्या है बेसिकली, इसमें यह है कि हम एनवायरनमेंट में किसी को छोड़ते हैं और उसी एनवायरनमेंट से जो जो एनवायरनमेंट में चीज़ें मौजूद हैं, द थिंग्स सराउंडिंग टू द एनवायरनमेंट, the things are available into the surrounding of the learner. The learner interact with that environment and they get experience from it. ठीक है, चलिए, तो हम इसको करते कैसे हैं? इंपॉर्टेंट डिवाइसेस को हम यूज कर सकते हैं इसमें। मेक लेसन प्लान मोर इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब समझने वाला, जो हमको समझ आए। फिर ब्लैक बोर्ड का हम यूज कर सकते हैं इसमें। ब्लैक बोर्ड और इंटरेक्टिव हमें बनाना है प्रेजेंटेशन को, तो पीपीटी यूज कर सकते हैं। कुछ वीडियोस हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम प्रेजेंटेशन में हम अगर किसी बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं कि फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट इफ वी आर गोइंग टू टीच टू द चिल्ड्रन, तो हम फिजिकली बच्चों को नहीं दिखा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर ए वीडियो। तो वीडियो में इंटरनल जो ट्राइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कैसे कैसे खुलते हैं, इनको बड़ा आसानी से सीखा जा सकता है उसमें से, और देख के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी उसकी फंक्शनिंग वीडियो में। चाहे हम ऑडियो में कितना भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, वो उतना अच्छी तरह से हम नहीं समझा पाएंगे जितना कि 3D विजुअलाइजेशन अगर हम उसमें वीडियो में समझ पाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट आता है एसोसिएशन एंड कंपैरिजन। Some examples are given to the students and they ask to observe the carefully and compare with the other set of examples. जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल किसी को दिए और उस एग्जाम्पल से हम उनको बोलेंगे कि वो उन एग्जाम्पल्स के हेल्प से उसको क्या करे, जनरलाइज करे। ठीक है, उसी जैसे कुछ दूसरे एग्जाम्पल भी दे। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आपने किसी बच्चे को कुछ पढ़ाया और उसको ये पूछ लिया कि बेटा एक इसका एग्जाम्पल दे के बता दो, अगर वो समझ लीजिए अगर उसने एग्जाम्पल आपको दे दिया है, तो 100% आप श्योर हो जाइए कि उसको वो कॉन्सेप्ट याद है या उसको वो कॉन्सेप्ट आता है। अगर वो एग्जाम्पल देने में सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू द राइट आंसर। राइट, नाउ वी आर गोइंग फॉर द जनरलाइजेशन। In this step, the aim of lesson is to achieve involve reflecting thinking because of the whole knowledge learned, preparation is systematized। अब देखिए इसमें क्या बात आएगी, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को जेनेरिक बनाना। जेनेरिक मतलब
थ्रू फॉर्मूले, रूल्स, इन सब के एसोसिएशन से हम क्या करते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस एक क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट के माइंड में, जिससे कि वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छी से तरह से समझ पाए और उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो रियल नॉलेज है, उसको वो रेडी कर पाए अपने आप में समायोजित करने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर हम क्या करेंगे, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, अगर हम सपोज दैट उसको कहीं यूज नहीं करते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीपीएड किया, आपने एमपीएड किया, और बीपीएड और एमपीएड करने के बाद ही आप अपने ही घर के सदस्यों को अगर फिजिकली फिट नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट गुड एट फिजिकल एजुकेशन नॉलेज, राइट। तो हमने जो कुछ भी सीखा है, उस सीखी हुई चीज़ को कहीं ना कहीं यूज करना हमारा क्या रहता है, एप्लीकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। ठीक है, फिर आता है रिकैप्चुलेशन। ये रिकैप्चुलेशन का सीधा मतलब यही होता है कि फिर दोबारा से जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव समझ पूरी तरह से सब्जेक्ट मैटर की जो हमने टीचर ने पढ़ाई, उसको हम टेस्टिफाई करते हैं कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया वो सीख पाए या नहीं सीख पाए। वही है, उनसे कुछ क्वेश्चंस आप पूछ लीजिए, उनका टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट ले लीजिए, सुमेटिव टेस्ट ले लीजिए, जिस भी हिसाब से आप उनके इंटरव्यू ले लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, तो आप उसके बेसिस पे आप ये पता लगा लीजिए कि आपका जो लर्नर है वो सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, नेक्स्ट आउटलाइन ऑफ हार्वर्डियन अप्रोच। तो हार्वर्डियन अप्रोच में किन किन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है माइक्रो लेवल पर। वहाँ हमने जो 5 स्टेप पढ़े थे, वो 5 स्टेप जो पढ़े थे वो हमने मेन 5 स्टेप पढ़े थे। इनके बीच बीच में स्टेप्स में जो सबऑर्डिनेट स्टेप्स होते हैं उनके बारे में यहाँ बात करी गई है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो प्लेइंग ए फ्रंट फुट शॉट, आफ्टर ये हम अगर ऑब्जेक्टिव बनाएं कि ऑब्जेक्टिव मेरा ये हो सकता है कि हाउ टू प्ले अ फ्रंट फुट शॉट, फ्रंट फुट शॉट को कैसे खेलें, ये जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और इसी में जब अगर मैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा तो ये इसमें मैं एक स्पेसिफाई करूंगा कि जब हम फ्रंट फुट शॉट खेल रहे हैं तो फिर बैट, पैड और लाइन, बैट और पैड की जो लाइन है वो क्या होगी और क्या होनी चाहिए। तो ये एक स्पेसिफाई करता है एक ही चीज़ को। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, अगर हमें हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देना है, टीचिंग एड्स को हमें यूज़ करना है, प्रीवियस नॉलेज, स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ब्लैक बोर्ड समरी, रिव्यू, क्वेश्चंस, होम असाइनमेंट्स। ठीक है, ये सिर्फ एक जनरल आउटलाइन मैंने दी हुई है यहाँ पे, हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, तो आप इसको देख लीजिए। अक्सर इसमें से पूछता है कि 7E जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, या 4A कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर एक और आता है 5E कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप इसमें 7E's को कुछ इस तरह से दिखाते हैं: इनसाइट, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, एक्सटेंड एंड एवेलुएट। ठीक है, 4A की बात करें तो 4A में हम एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, अप्लाइंग द नॉलेज एंड असेसिंग द नॉलेज। ठीक है, मॉडल लेसन प्लान क्या होता है बेसिकली, जैसे उस दिन औसाफ भाई ने भी पूछा था, ये मैंने पहले से ही डाला हुआ था। तो ये मॉडल लेसन प्लान यूजुअली हम क्या करते हैं, एक त्रिविमीय, एक तरह से 1 से 2 से ज़्यादा डायमेंशन, कई एक सारी डायमेंशंस को हम यूज़ करके एक बहुत ही छोटा वर्जन तैयार करते हैं, जिसको 10-15 मिनट में किसी के सामने हम रिप्रेजेंट कर पाएँ और उसको वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं इसमें हम, वाइल लेसन प्लानिंग फॉलोइंग पॉइंट शुड बी इन माइंड। देखिए, जब हम लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो हमारे ये 15, 16, 17 जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है जब हम लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। लेसन नंबर्स, हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं अपने लेसन को। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने पिछला वाला लेसन लिया था तो मुझे ये मालूम था कि इसी में सब कुछ ख़त्म कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये मालूम होता कि मुझे एक क्लास और मिल जाएगी तो मैं उसको उस तरह से सिस्टमेटाइज करता, राइट। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कितने नंबर ऑफ लेसन्स लेने वाले हैं,
किस डेट में लेने वाले हैं। अगर हम डेट यूज करते हैं तो डेट का फायदा क्या होता है? डेट का फायदा ये होता है कि हमें ये पता रहता है कि अक्सर टीचर्स को ये नहीं है कि एक क्लास लेनी होती है, दे आर एंगेज विद सेवरल टाइम टू द अदर डिफरेंट क्लासेस, सो दैट इज व्हाई द डेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल. They remind to the teachers as well as to the students that what was the topic in last class and what was the day of that. फिर क्लास, हम किस क्लास को डील करने जा रहे हैं इस पे हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हम किसको कर रहे हैं, एवरेज एज क्या है चिल्ड्रंस की, ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसको अक्सर इग्नोरेंस मारा जाता है इंडिया में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है एज का। फिर होता है टॉपिक, एम, स्पेसिफिक, जनरल लेसन प्लान। मैंने आगे एक आउटलायर इसका बनाया हुआ है, तो उसमें हम इनका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे हम। यहाँ पे मैंने ये मोटा मोटा लिख दिया है, आप इसको यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं लेआउट ऑफ लेसन प्लान में। अच्छा, लेआउट ऑफ लेसन प्लान देखिए किस तरह से हम इसको तैयार करते हैं, राइट। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो आप एक बार मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे इसके बाद काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मैं चाहता हूं कि इसके बाद आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव और फोकस होकर उसको सुने, तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल बी गेटिंग ग्रेट नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। My name is Shivani Singh. I want to ask you that is there any particular format that we should apply in every field? Means in every schools. जी जी, अभी आपने जो हार्वर्ड-ट्रेनियन मेथड की जो अप्रोच की जो मैंने बात करी, वो एंटायर इंडिया में हार्वर्ड-ट्रेनियन जो अप्रोच होती है वही यूज़ की जाती है। उसमें ये होता है कि सब कैटेगराइजेशन जो होता है वो हम चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे खुर्रम सर ने एक मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें उन्होंने कई सारे मैनिपुलेशन किए हुए हैं, तो जो मेन कंटेंट है, जो क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं होगा। जो वहाँ जो हमने 5 उसकी बात करी थी, देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया है, हाँ देखिए। तो जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड जो थे, इन्होंने ये 5 स्टेप लेसन प्लान दिया था, एक अप्रोच जिसमें प्रिपरेशन हमें करनी है, प्रेजेंटेशन करनी है, एसोसिएशन और कंपैरिजन है, जनरलाइजेशन है और एप्लीकेशन है। इन सारी चीज़ों को विशिष्ट तौर पे हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, और बाकी चीज़ों में जो सबऑर्डिनेट्स हैं, इनके जो सब स्टेप्स हैं, उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। Okay, thank you sir. ओके, तो दूसरी चीज़ है कि हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, और उसके बाद एक मैंने एक यहाँ पे आगे ये लेसन प्लान जोड़ा हुआ है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम चीज़ों को और अच्छे से उसमें इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम आगे शुरू करें। हेलो, चलिए, क्योंकि यहाँ से आगे जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप मतलब कुछ कॉपी पेन भी अपने पास रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। चलिए, तो इसके बारे में सब जानते ही हैं पहले, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टूडेंट टीचर कौन है, टॉपिक, नंबर ऑफ क्लास, कौन सी क्लास है, कौन सुपरवाइज़र है, ठीक है, डेट क्या है, लेसन की लेंथ कितनी है, वेन्यू क्या है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आगे रहेगी वो हम आगे अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको, यह है इंस्ट्रक्शनल सेटिंग। फिर उसके बाद में चलिए, इसमें इंस्ट्रक्शनल सेटिंग, ये इंस्ट्रक्शनल सेटिंग जो है, इसमें किन किन सब कुछ चीज़ों को क्या इनकलकेट किया जाता है। इसमें हम ग्रुप का साइज करते हैं। जैसे अगर हम ग्रुप का साइज हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अगर मोस्टली रखें तो 30 स्टूडेंट तक की जो क्लास होती है वो हमारी आइडियल क्लास मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है लर्निंग का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम लर्निंग करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का अच्छा चाहिए, तो हमारे लिए जो एक्टिविटी होंगी वो एक्टिविटी होंगी जो हमारे मेंटल एबिलिटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस करती हूँ। अगर हमें इमोशंस से बहुत बेहतर करना है तो हमें जो सोशल इन्वायरमेंट में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वहीं साइकोमोटर डोमेन की अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, गेम की बात करेंगे, देन वी हैव टू गो विद द
साइकोमोटर डोमेन। तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो हमें बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब आती है बात लोकेशन की। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है विशेष तौर पर फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए कि हमारे या तो इनसाइड क्लासरूम होती है, कभी कभी आउटसाइड क्लासरूम भी होती है। तो आउटसाइड टू द क्लासरूम या फील्ड लेसन प्लान है, तो उसमें हमें अलग तरह से सेटअप करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के लिए। क्लासरूम का अरेंजमेंट ये भी बिल्कुल सेम बात है फिर उसके लिए कि हम क्लासरूम का अरेंजमेंट अगर बाहर की साइड हो रहा है तो कैसे करें, और अंदर की साइड हो रहा है तो फिर कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, ये अभी ये हार्वर्ड ट्रेनियन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट चल रहा है। अभी इसमें से सेकंड पार्ट में जब हम प्रेजेंटेशन में आएंगे, और ये सारे पार्ट जो है हार्वर्ड ट्रेनियन के ही हैं, ये नहीं है कि ये सर ने कहीं दूसरी जगह से रखे हैं या मैंने कहीं दूसरी जगह से रखे हैं, ये सब उसी के पार्ट हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर जो सेटअप मिला हुआ है, जिस मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी मॉडल में ये सारी चीज़ें हमने इनबिल्ड की हुई हैं। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, अब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की जो बात आती है, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो स्टार्ट हुआ, वो पहला नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो दिया गया वो 1956 में दिया गया। उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी जो जो कंटेंट थे हमारे पास, डाइवर्स फील्ड ऑफ एजुकेशन थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो हमारा जो कैरिकुलम का फ्रेमवर्क था वो बहुत ज़्यादा इतना वाइड नहीं था। फिर धीमे धीमे जब इनकी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो जब इंटीग्रेट होते गए, जैसे पहले प्योर सब्जेक्ट हुआ करते थे, फिर उसके बाद अप्लाइड चीज़ें बनने लग गई, जैसे फिजिक्स को जोड़ के, मैथमेटिक्स को जोड़ के फिर कुछ बनाया गया, जियोलॉजी को जोड़ के, फिजिक्स को जोड़ के जियो फिजिक्स बना दी गई, जियोलॉजी को जोड़ के, केमिस्ट्री को जोड़ के जियो केमिस्ट्री बना दी गई, फिजिकल को और एजुकेशन को जोड़ के फिजिकल एजुकेशन बना दिया गया। तो फिर अगला जो रिवाइज कैरिकुलम हुआ वो 1988 में हुआ, फिर दोबारा से रिवाइज हुआ, ये एक कमीशन था, एक कमीशन के तहत पहले जो दो हैं वो दोनों कमीशंस के थ्रू हुए हैं, जो 56 वाला और 1988 वाला। उसके बाद में सन 2000 में आया ये, और 2000 वाला ही रिवाइज्ड करके उसमें कुछ चीज़ें इंटीग्रेट की गई, और वो 2005 का एनसीएफ बना। और उसमें क्या है, इस बात पे जोर दिया गया कि जो लर्निंग है वो रूट मेथड हटाए जाएं, जो पुराने मेथड चले आ रहे हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा अभी गौर नहीं हुआ है। एक्चुअली रूट मेथड्स को हटाना ये था कि जो लेक्चर मेथड है उसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एनसीएफ 2005 ने ये माना था कि टीचर जो है वो बच्चों को सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, वो मतलब मूक दर्शक नहीं बनाएगा। जैसे कि अभी हम आप लोगों को ये डिलीवरेंस कर रहे हैं लेक्चर का, तो आप बीच बीच में बच्चों को पूछने का पूरा अधिकार है, वो कैसे भी पूछें। मतलब सिर्फ ये कहा गया था कि मैं सिर्फ एनसीएफ के बारे में हल्का फुल्का आपको बता दूं, और बाकी सारी जो नॉलेज है वो आप स्वयं ग्रहण करें कहीं से भी, मैं सिर्फ आपको हेल्प करूं। ये पूरे के पूरे जितने मैंने जो लिखे हुए हैं या लाइंस, इन सब लाइंस को ना लिखूं। आगे कहा था कनेक्टिव नॉलेज लाइफ आउटसाइड टू द स्कूल। जैसे एलन मस्क जो है वो अभी दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी में से एक है, ही इज द आइडियल ऑफ माइंड राइट नाउ। वो कहते हैं कि schools are not to create the knowledge but they are to test। ठीक है, the integrated examinations into the classroom learning makes it more flexible। ठीक है, जो क्लासरूम के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको और ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाए, उनको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। उसके बाद से फिर ये आपके ओपन बुक एग्ज़ाम भी शुरू हुए हैं, शायद जामिया में दिल्ली में और जेएनयू में भी कई कोर्सेस ऐसे हैं जिनमें ओपन बुक एग्ज़ाम कर दिया गया है, जिसमें आप किताब खोलें और आंसर लिखें। ठीक है, हो सकता है ये बहुत जल्दी और सारे सब्जेक्टों में भी हो जाएगा। टू एनरिच द कैरिकुलम सो इट गोज बियॉन्ड टू द टेक्स्ट बुक। इन्होंने कहा है कि इस तरह से कैरिकुलम को डिज़ाइन किया जाए कि वो सिर्फ बुकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। नर्चरिंग ओवर राइडिंग टू द आइडेंटिटी इनफॉर्मल केयरिंग। ठीक है, ओवर राइडिंग का क्या मतलब होता है कि कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ की आइडेंटिटी वो दूसरी चीज़ की आइडेंटिटी को ख़त्म कर दे। ठीक है, कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेटिक ढंग का यही है कि सबको अपना अपना पूरी तरह से अधिकार मिलना चाहिए। कुल मिला के इसमें ये बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि जो टीचिंग है वो टीचर सेंटर्ड से हटके
स्टूडेंट सेंटर्ड बन जाए। अब नेक्स्ट बात आती है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम पे। जी बोलें। सर इसमें हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि हमें ये चीज़ इसमें करनी चाहिए, लेकिन ये जो लेसन प्लान हम बनाते हैं ये अपने लिए बनाते हैं, अपने लेसन को ईज़ी करने के लिए। तो जी। हमने ये वाली चीज़ें इसमें क्यों डाली हुई हैं अपने इस लेसन में? ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, राइट? यस सर। एक्चुअली क्या है कि एक कमेटी गठित की गई पूरा, जिसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ कि जिससे हमारे जो बच्चों की लर्निंग है वो कैसे इनहेंस की जाए। ठीक है। यस पहले सर। ये हुआ करता था कि हम अपने जब बचपन में थे, आप लोग तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े होंगे, मैं जब स्कूल में पढ़ता था शिशु मंदिर में, तो वहाँ ये रहता था कि हमारे सर जो आते थे, सर के सामने उनको नमस्ते कर लेते थे, वो भी बड़ी बात रहती थी। इतना डर लगता था उनसे, मतलब हमारी जुबान तक नहीं खुलती थी उनके सामने, राइट? तो ये शिफ्ट किया गया। वो चाहते थे कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ बच्चे पूरी तरह से सीखें, ठीक है ना, बच्चे बोल पाएं अपनी बातों को। तो इन्होंने कहा कि लर्निंग को शिफ्ट करना चाहिए रूट मेथड से, ठीक है ना। ऐसे हाँ, ही मतलब मेरा पूछने का ये तो मुझे समझ में आ गया है कि ये सब चीज़ें उसमें कही गई हैं, लेकिन जी, अपने इस लेसन में ये वाला पार्ट मतलब लिखने का मैं बस पूछ रही थी कि ये तो सिर्फ हमारे लिए होता है हाँ, कि जैसे ILO हमने बनाए, ये हमने ऊपर ग्रुप साइज हमें लिखना है कि इतना हाँ, इतना है, तो ये सारी अरे चीज़ें एज इट इज़ वहाँ से उठा के सिर्फ इसमें अच्छा, डालना ओके, ये। ओके, हाँ, गुड। अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली इसको हम इसलिए करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्कूल में पढ़ा रही हैं, एक इंस्टीट्यूशन से आपकी बन रही है बहुत अच्छी, वेल, बहुत अच्छा, लेकिन किसी वजह से आपने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है ना। ओके। फिर आपका जो लेसन प्लान है वो स्कूल में जमा रहेगा, और अगला वाला जो टीचर आएगा वो ये अच्छी तरह से जान पाएगा कि किस आइडियलिज्म पे आपने बच्चों को पढ़ाया, आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के किस डोमेन को आपने टच किया, किस पार्ट को आपने इनबिल्ड किया अपने लेसन में। अच्छा, ओके सर। समझ में आ रही है बात आपको अब? ठीक है, हाँ, ओके, तो थैंक यू इसलिए हम, हाँ, ताकि बीच में कोई छोड़ के चला जाए तो हमारे बच्चों का लॉस नहीं हो नेक्स्ट वाले का, सर। ओके सर। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं टीचिंग पेडागोजी। पेडागोजी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि टीचिंग पेडागोजी है क्या। एक टीचर की टीचिंग टेक्निक है कि वो कैसे एक एकेडमिक सब्जेक्ट को थियोरटिकल कॉन्सेप्ट उसके जो हैं उनके बेसिस पर पढ़ाए। लेकिन इसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखने की है, ये एक मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप देख लीजिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है वो आप ये समझ लीजिए, एक हर एक एग्जाम में इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा 100%। आई एम डैम श्योर कि कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा बनता नहीं है जिसमें कि इसमें से क्वेश्चन ना बने। तो इस पे हम 2-3 मिनट से ज़्यादा अपने ख़राब करेंगे। एक्चुअली क्या है, इसमें एक फिलोसफर थे जीन पियाजे, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनको जेनेटिक कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला जाता है, जेनेटिक कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि एक एज है, एज के हिसाब से कुछ बच्चे सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जैसे 0 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो इनेट बिहेवियर होता है उनका, वो अपने आप से, आप देखो कुछ जैसे जैसे वो धीमे धीमे बड़े होना शुरू करते हैं बच्चे, वो मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस धीमे धीमे आती है उनमें। जैसे कोई आप किसी के सामने एक बॉल रख दिया आपने बच्चे के सामने, फिर उस बॉल को आपने हटा लिया, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, वो रोएगा उसी बॉल के लिए, ठीक है। तो लर्निंग की क्या होती है, हर टाइम पे हम हर चीज़ नहीं सिखा सकते किसी भी बच्चे को। जैसे अगर 2 से 7 साल का कोई भी बच्चा है, तो 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है वो डिडक्टिव मेथड को हमने यूज करना है, इंडक्टिव मेथड वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाना, और जो डिडक्टिव मेथड होता है ये अरिस्टोटल ने दिए थे, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम सिंपल चीजें पढ़ते हैं और फिर धीमे 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 हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये स्पेशली बोला गया है टीचिंग पेडागोजी में, जब हम लेसन प्लानिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि चीजें हम ऐसी बनाएं जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, वहां पे हम डिडक्टिव मेथड यूज नहीं करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के बच्चे 2 से 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जैसे आपने बोल दिया A+B, जैसे 5 + 8, तो शुरुआत में 5 + 8 = वो 10, 8 और 5 + 13 तो कर लेंगे, लेकिन आपने 8 और 5 इधर वाले मिटा दिए, तो फिर दोबारा अगर उनसे बोला जाए 13 को कि 8 + 5 में फिर दोबारा से उधर डिवाइड करो, तो वो रिवर्सिबिलिटी
ऑफ ऑपरेशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 7 साल से 11 साल तक की एज इसकी होती है। या अच्छा, अब जब 7 साल से 11 साल तक की बात आई है, तो एक चीज और आप नोट कर सकते हैं इसको, कि वो कौन सी एज है जिसमें लड़कियां ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं इन कंपैरिजन ऑफ बॉयज। ठीक है, वो एज है आपकी, वैसे कंसीडर की जाती है 10 से 12, लेकिन अगर वो 12 से 14 भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो उसको भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा जो होता है वो लॉजिक के अनुसार सीखता है लॉजिकल थॉट होते हैं उसके। इससे पहले क्या होता है 2 से 7 साल की एज में क्या होगा कि जैसे हमने वहाँ बच्चा कोई भी चीज कहता है ना, उसको लॉजिक के अनुसार नहीं कहता। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने एक स्टोरी सुनी होगी वैसे ही, कि जैसे चलते चलते अगर कोई सेब गिर गया, तो मतलब बच्चा उठा रहा था, तो उसके डैड ने बोला कि नहीं बेटा, जमीन पे गिरी हुई चीज को नहीं उठाते। तो कुछ देर बाद मतलब एक ठोकर लगी और उसकी मम्मी गिर गई, तो उसके डैड जब उठाने लग गए तो उसके बच्चे ने बोला कि नहीं पापा, मतलब गिरी हुई चीज को नहीं उठाते। तो क्या होता है, बच्चा एक रेडिकुलस लॉजिक देता है, यहाँ तक लॉजिक नहीं होता। 7 से 11 तक, 7 से 11 साल तक की जो एज होती है उसमें भी बहुत तंगड़े लॉजिक नहीं आते हैं, लॉजिकल थिंकिंग हम कर पाते हैं। जैसे वहाँ क्या होगा, 2 से 7 साल तक की अगर एज की बात करी जाए, तो अगर 2 से 7 साल के बच्चे को अगर मैं 1 किलो रुई दे दूंगा, दूसरे हाथ में अगर मैं 1 किलो कोई मेटल की चीज दे दूंगा, तो वो क्या बताएगा कि ये रुई जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ 1 किलो मेटल। एक्चुअली है तो दोनों सेम ही ना, लेकिन उसकी क्योंकि उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती है, तो इसलिए हम उसको फिगर्स के बेसिस पे इस तरह से समझाते हैं कि वो इस तरह से लेसन की प्लानिंग करते हैं कि उसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती। मतलब क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट थॉट, ठीक है, और एक इसका ऑपोजिट आप मान लीजिए। ठीक है, जब तक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये होती है कि जैसे कोई चीज हमें दिख रही है तो हम मानते हैं उसको, ठीक है, अगर नहीं दिख रही है तो हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते। 7 से 11 साल की एज जो होती है वो ये वाली होती है। जैसे आपने बोला कि हवाई जहाज में 200-300 लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप यही बात 7 से 11 साल के बच्चों को कहेंगे कि हवाई जहाज में 200-300 लोग आ जाते हैं, तो वो इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज छोटा सा देखा हुआ है उसमें। तो वो सोचेंगे कि यार इसमें 2 से 300 लोग कैसे आ सकते हैं। लेकिन जब आपकी ऐसी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, जब यहाँ से एडल्सेंस एज में 11 से 18 साल तक की एज में, जहाँ आप चीजों को इमेजिन कर पाएंगे, इमेजिनरी पावर आपकी डेवलप हो जाएगी, तब आप उनको सारे वो कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं जो मौजूद हैं या फिर जिनको हाइपोथेटिकली माना गया है। तो जब हम टीचिंग पेडागोजी अपनी यूज कर रहे होते हैं, तो इन चीजों को हमें विशेष तौर पे ध्यान में रखना है, जिससे कि हमारे बच्चों की जो लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। मैं इसको, ये क्या हो गया भाई, आई एम सॉरी। चलिए, तो ये कुछ टीचिंग के मेथड हैं जो किस किस ने इन्वेंट किए हैं, मैंने ये लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार देखते चलिए। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एरिस्टोटल ने किया था। उसके बाद किंडरगार्टन मेथड जो है वो जर्मनी में ये इन्वेंट हुआ था, जो फेडरिक फॉरवेल ने किया था। फिर उसके बाद आया था प्ले वे मेथड, जिसमें फिजिकल एजुकेशन को काफ़ी महत्व दिया गया है। प्ले वे मेथड आजकल के जो हमारे प्ले स्कूल्स होते हैं उनमें काफ़ी यूज़ किया जाता है इसको। फेडरिक फॉरवेल और हेनरी कार्डवेल, इनमें से अगर कोई भी आता है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है कि हम मतलब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ बच्चों को इंगेज कराते हैं, जिससे कि वो एक से ज़्यादा डायमेंशन में सोच सकें। इसको एलेक्स फ्रैक्ने ओसबर्न ने दिया था। ठीक है, डाल्टन मेथड। अच्छा, डाल्टन मेथड कभी कभी आता है तो इसके साथ में इसको जो इन्वेंटर है उसका नाम भी डाल्टन दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा है नहीं। डाल्टन
जो मेथड है वो यूएसए में एक जगह है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, क्या नाम है, डॉल्टन नामक जो स्टेट है उसमें ये डेवलप हुआ था ये मेथड, तो इसलिए इसको किया था हेलन ने, लेकिन इसका नाम उस स्थान की वजह से इसका डॉल्टन नाम रखा गया है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, जो मैंने इसको खोज विधि भी कहते हैं, और ये काफी पूछी जाती है, नेट वेट में भी इसको पूछता है। तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, माइक्रो टीचिंग की विधि है, एलन ने दी है। क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्रेटिस ने, ये काफी पुराना है। सोशियोमेट्री मेथड जो है वो मोनेरो ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही प्लांट लर्निंग मेथड BF स्किनर ने दिया है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ये नॉर्मन कोवार्ड ने। अच्छा, इनमें प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड में और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड में, ये प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ये दोनों के दोनों हमारे फिजिकल एजुकेशन में काफी यूज होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग का मतलब ये होता है कि पहले से बना के हमें कोई चीज दे दी, वहां हमें सुपरविजन कोई नहीं कर रहा है लेकिन मेथड चल रहा है। लेकिन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में कोई ना कोई आपको सुपरवाइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही ब्रेले स्क्रिप्ट है। ठीक है, बेसिक एजुकेशन मेथड है, इसको काफी पूछा जाता है। बेसिक एजुकेशन मेथड जो है वो किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने इसको दिया था। इमिटेशन मेथड जो है वो एल्बर्ट बंदूरा ने दिया था। तो अब ये इस मेथड की जरूरत कब पड़ती है? कोई भी ऐसा एब्सोल्यूट मेथड नहीं है हमारी फिजिकल एजुकेशन में कि जिसको हम फिक्स यूज कर पाए बिल्कुल। जब बच्चा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा अगर जो होता है, जो प्ले ग्रुप में होता है, उसमें ये मेथड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो देख के सीखते हैं काफी। आपने देखा होगा, जैसे आप कुछ कर रहे होते हैं, फिर आपके घर में छोटा बच्चा एक दिन बाद ही वो मतलब वही चीज आपके देख के उसको दोहरा रहा होता है। ठीक है, ये एल्बर्ट बंदूरा ने दिया। रोल प्ले मेथड आप देखते हैं, हम ये रोल प्ले वाला मेथड जो 26 जनवरी पे हमने नाटक कर दिया, ये नाटक वगैरह का सिस्टम जो है वो रोल प्ले मेथड के बाद से ही, जो मोनरो ने दिया उसके बाद से ये हुआ है। साइंटिफिक मेथड ये है कि जब हम किसी स्किल को कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर स्किल को कर रहे होते हैं, और उसके पीछे प्रिंसिपल्स हो गए, आपके रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो हो रहे होते हैं, तब हम वहाँ पे साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। अब ये सब ऊपर की बात चल रही थी, अब हम किस में आ रहे हैं? इंस्ट्रक्शन में। अगर हमें ये देख लेना है सबसे पहले कि जो हम इंस्ट्रक्शन अपने लेसन प्लान में देने वाले हैं, उसमें बच्चे किस लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश के हैं, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड तो नहीं है, फिजिकली डिसेबल तो नहीं है, और गिफ्टेड और एक्सेलरेटेड लर्नर तो नहीं है। अच्छा, एक्चुअली इस पे क्वेश्चन गिफ्टेड और एक्सेलरेटेड लर्नर पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और वो ये पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेगा कि आपके क्लास में एक बच्चा बहुत ही ज्यादा होशियार है और वो उसने काम करके बैठ गया है, अब वो दूसरे बच्चों को छेड़ रहा है, आप उसको कैसे डील करेंगे? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बाद में मुझे दीजिएगा, लास्ट में हम इस पे डिस्कस करेंगे, मुझे याद लगवा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही टीचिंग इंटीग्रेशन की बात करेंगे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जो ITC का हमारा पूरा का पूरा एक पेपर दिया हुआ है, आप उससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ITC की कितनी टेक्नोलॉजी की वैल्यू है। जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड अभी सिमुलेशन इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, शैडो प्रैक्टिस जैसे करते हैं ना, वैसे ही हम शैडो चीजें बना लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं किसी से पूछना चाहूँगा, आई होप दैट कि कोई ना कोई बताएगा। मैं देखता हूँ कि कौन कौन है इधर। इसमें कौन है? गिरीश, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? गिरीश तोमर। ओके, चलिए छोड़िए। चित्रा, कुमारी चित्रा, कैन यू लिसन मी? यस सर। हाँ चित्रा, आप मुझे ये बताइए, जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, ठीक है, यस सर। टेक्नोलॉजी का कोई ICT का कोई बढ़िया सा यूज आप बता सकती हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी में मुझे? कोई अच्छा सा नया सा। यस सर, आई एम थिंकिंग सर। चलो ठीक है, थिंकिंग करो, फिर बाद में जब हम लास्ट में करीब 10-15 क्वेश्चन है स्पेशली, फिर उसके बाद में आप वहाँ मुझे मैसेज भी लिख सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। उसको छोड़िए, बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तो तब फिर आप मुझे सोच के बता दीजिएगा। ठीक है? यस सर। चलिए गुड। तो थोड़ा थोड़ा सोचते भी रहिएगा बीच में, सिर्फ सुनने का नहीं है। ठीक है? हम 3D मॉडल्स को यूज करते हैं,
वीडियोस को यूज करते हैं, इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट वाल्व, जैसे मैंने बोला था कि टीचिंग टेक्नोलॉजी से वो क्या नाम है टेक्नो सॉरी विजुअलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है उसी के बेसिस पे हम 3D इमेजिंग तैयार करते हैं और उसी के बेसिस पे हमें ये सब पता लग पाया है। ये जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ कितना बेहतर है। देखिए आज के टाइम में सबसे कितने बेहतर जूते हमारे बनते हैं जिनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बॉक्सिंग के ग्लव्स इतने अच्छे आ गए हैं कि उससे कट नहीं लगते अब, ठीक है। हेड गियर्स हैं हमारे पास, एल गार्ड हैं, थाई पैड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वो एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। वो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी ने उनको डेवलप किया है। वो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कहीं कंप्यूटर यूज हो रहा है। टेक्नोलॉजी का मतलब कि किसी भी चीज को सरलतम करने की विधि टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जैसे अभी बॉलिंग मशीन आ गई है, ठीक है, चाहे वो टेनिस में देख लीजिए, आप क्रिकेट में देख लीजिए, तो इन सबसे काफी बेहतरी हुई है हमारी परफॉर्मेंस में, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि पहले क्या होता था, जो फाइबर ग्लास जो हाई जंपर रहते थे वो बांस का वो यूज करते थे, ठीक है। तो उसके लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती थी जिससे कि बहुत ज्यादा उनको हाइट मिल सके। अभी के टाइम में फाइबर ग्लास यूज कर रहे हैं वो लोग, तो बहुत अच्छे से जो हाइट है वो लगभग 3 गुना हो गई है। जो 1983 में जो हाई जंप हुआ करती थी उसके लगभग ट्रिपल हो गई है अभी के टाइम में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इसमें क्या होता है, अब ये मैंने इसलिए लिख दिया है इसमें क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन का ही मोस्टली हमने लिखा हुआ है, क्योंकि आई एम द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में वो गाइड में जितनी चीजें आ जाएंगी आपकी प्रेजेंटेशन का, चौक बोर्ड डस्टर वगैरह, ये सारी चीजें भी इसी का पार्ट होंगी। आप कोन यूज करिए, सीडी आप यूज करिए, रोप्स आप यूज करिए, जो भी इसेंशियल मटेरियल्स हैं वो आप यूज करेंगे, वो सारे के सारे इसी का पार्ट है। फिर सेफ्टी कंसिडरेशन आता है, रिसर्च, हमें ये बताना पड़ेगा किसी बच्चे को। ऐसी नहीं है कि सारी चीजें, टीचर को इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पे सारी की सारी चीजों को वो डिलीवर कर सके। तो वो क्या करते हैं, दे विल प्रोवाइड यू सम रेफरेंस, सो आफ्टर फिनिशिंग द क्लास थ्रू रेफरेंस यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, न्यू नॉलेज एंड स्किल टू बी टॉट। चलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट प्री रिक्विजिट नॉलेज। अब जब हम क्लास शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चे को कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल prerequisite, without knowing the prerequisite knowledge we cannot build up the further knowledge or integration of the knowledge we cannot take। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को हेल्थ की डेफिनेशन नहीं आ रही है तो उसको हम डायमेंशंस कैसे सिखा सकते हैं। जैसे वही फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है, अगर वो स्क्वायर की शेप अगर नहीं पहचान पा रहा है तो हम उसको कोई रोम्बोहेड्रल शेप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब उसको स्क्वायर शेप नहीं पहचान पा रहा वो, तो तब तक हम वो रोम्बस बेचारा क्या समझेगा। तो जब पुरानी नॉलेज हम ज्ञात कर लें तो उसके बाद हम नई नॉलेज उसको देना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके गुड। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब जब हम फिजिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटी डिजाइन कर रहे होते हैं उसमें वार्म अप आ जाता है हमारा, उसको कितना टाइम देना है, प्रोसीजर कितना टाइम देना है, मॉडलिंग हम करके दिखाते हैं, जैसे हम खेल के दिखा रहे होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब यहाँ से मॉडलिंग से है। गाइडेड प्रैक्टिस, हम उनको अपने सुपरविजन में प्रैक्टिस करा रहे होते हैं कि डू लाइक दिस और डोंट डू लाइक दिस। वी जनरली गिव हिम द रियल कॉन्सेप्ट, सो हाउ टू अप्लाई, राइट। तो आफ्टर दैट उसके बाद हम दूसरा कोई गेम खिलाते हैं ताकि उनको बोर्डम नहीं हो, ठीक है, और वो अपनी जो पुरानी वाली नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करके उस गेम से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कूल डाउन करते हैं, सो दैट कि जो मसल हमारी डिस्प्लेस हो गई होती हैं अपनी जगह से, या फिर वो थोड़ी सी टच हुई होती हैं हल्की फुल्की, तो फिर वो अपनी जगह पे वापस आ सकें। फिर उसके बाद स्टूडेंट असेसमेंट और रूब्रिक्स। फिर वही फाइनल, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि हम किसी भी बच्चे की नॉलेज के बारे में पता कर सकें कि उसको कितना आता है और कितना नहीं आता है, ठीक है। तो अब तक लगभग हमारे लेक्चर डिलीवरेंस का काम लगभग तमाम हो चुका है, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन आंसर यहाँ से करेंगे। आई होप दैट कि आपका अगर कोई क्वेश्चन पिछले इससे संबंधित अगर कुछ है तो वो आप मुझे पूछ लीजिए, उसके बाद में हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे। ठीक है, Excuse ये me, sir, जी you asked me the question about ICT, no? हाँ Yes, sir. Sir, nowadays coding and programs are like very useful and apply in the schools. आप मुझे Sir, फिजिकल एजुकेशन में उसका रियल टाइम एग्जांपल दीजिए। uh, yes, देखिए sir. बहुत Yes, सारे से मतलब नहीं है, एक या दो स्पेसिफिक। अभी आप बच्चे नहीं है, आप बीपीएड के स्टूडेंट नहीं है कि आप कुछ भी कह के निकल जाएंगे। आपको टू द पॉइंट बताना पड़ेगा। यू आर बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। yes, sir. योर आंसर प्लीज। So, for example, first aid. फर्स्ट एड क्या है? टीचिंग टेक्नोलॉजी है? Sir, how to give first aid to the injured student? तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे कि वो टेक्नोलॉजी है या एड है? Sir, it's a aid, sir. हाँ, सो बोलिए, आप चुप क्यों हो गई? आप सही बोल रही हैं। एक्चुअली ये नहीं है कि आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया थोड़ा सा घुमा के या कुछ तोड़ मरोड़ के। टीचिंग एड टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हो सकती है? टीचिंग एड पहले के टाइम में हम उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं देते थे। आज हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे पैरेलल प्लेट्स हो गई। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स जैसे अगर किसी के पैर में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ फीमर बोन फ्रैक्चर हुई थी, तो अभी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, मतलब एक उस टाइप का पैरेलल होता है, उसमें पैर को फंसा देते हैं जिससे कि फिर वो बाद में ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। Yes, ठीक sir. है, और उसी में एक और इंस्ट्रूमेंट फिट होता है जिसकी वजह से वो वहां पे जो नर्व होती हैं, नर्व के ट्रांसमिशन को कुछ देर के लिए रोक देता है, जिससे हमें पेन वेन नहीं होता। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सर ओके। कोडिंग भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि सर आजकल कोडिंग और प्रोग्रामिंग इतने तरीके से हो रही है कि हम उस कोडिंग के जरिए हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि हाउ वी यूज द अच्छा, किस क्लास के बच्चे की बात हो रही है? सर ये हम प्राइमरी सेक्शन की भी बात कर सकते हैं, इवन थर्ड फोर्थ क्लास आपको की। आती है कोडिंग? यस सर, मुझे थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि लाइक मैं थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, कोचिंग करवा रही हूँ थर्ड फोर्थ बच्चों को। तो उनका ओके। सिलेबस है कोडिंग, तो मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ उनके अकॉर्डिंग। तो उनमें उनको काफी अच्छे से एनिमेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है कि हम लोग एक गेम को कैसे सिक्वेंसिकली हम लोग उसको किसी ऐप के जरिए बना सकते हैं सर। ओके, यस चलिए, सर। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। मैं बस सीधा सीधा इतना सा जानना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है तो मुझे मेरे फील्ड में कैसे यूज़ होगी, राइट? यस सर। कोडिंग भी, ये तो कोडिंग से अच्छी हम बात है कि लोग कोडिंग ये है कि हमारे पास अगर हम कोडिंग जानते हैं तो हम किसी भी गेम का सिमुलेशन डिजाइन कर सकते यस हैं। सर, एग्जैक्टली सर, यस ठीक है, यस सर, मेरा कहने का तो मतलब वही है, हम कोडिंग या के जरिए हम किसी गेम को उसमें शो करके हम लोग उस बच्चों को समझा सकते हैं सर। चलिए, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो किससे शुरुआत करते हैं? ये पहला क्वेश्चन है, सबने बहुत अच्छी तरह से देख लिया होगा, पीछे हमने पढ़ाई है। तो आई थिंक हम किसके साथ शुरू करें? पहला कौन है? आमिर सुहेल, आर यू हियर? यस सर। आमिर सुहेल साहब, आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सब लोग इसके क्वेश्चंस का आंसर उधर जरा देना शुरू करें, उसमें मैसेज बॉक्स में। व्हाट इज लेसन प्लान सर? व्हाट इज लेसन प्लानिंग? लेसन प्लान और लेसन प्लानिंग में फर्क है। आप अच्छे से Yes, पढ़िए, sir. इसका आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी। ये 4 ऑप्शन में चूज करना है सर। नहीं, आप 2 ऑप्शन में चूज कर लीजिए, आपका मन हो तो। 4 ऑप्शन दिए हैं तो 4 में चूज करेंगे ना? या बताइए, इसमें से एक ऑप्शन और बढ़ा दें इसमें? नो सर, नो सर, हाँ, नो सर, सफिशिएंट है सर। बताइए बताइए। चलिए, एक और बढ़ा देते हैं। बोलिए जल्दी से। नन ऑफ दीज, बताइए जल्दी से फटाफट। सर डी सर, ए एंड बी। कैसे? सर कोई भी मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं लेसन प्लान के लिए, तो उसका कोई फ्यूचर
क्लास में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको चलिए लेके। और चलिए, और कोई नहीं, बढ़िया। और किसका क्या आंसर आया है? उधर किसी के आंसर्स आए हैं, देखो उसमें। यस सर, किसी डी, के ऑलमोस्ट डी है सर, अभी तो देखो। ज्यादातर डी कितने ऑप्शन है सारे के सारे? जल्दी से बताओ मुझे। सर, डी डी 1 डी 2 डी ये 3 4 बी 5 6 किसका आंसर है? 7। किसने दिया ये बी आंसर? मोना अग्रवाल, आदर्श श्रीवास, 2 है सर बी। बी। तो ये बी आंसर जो है वो करेक्ट है एकदम, क्योंकि एक्चुअली जो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं दूसरों का, कि दूसरे वाले क्यों सही नहीं है, उनको ये देखते हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ लेसन प्लानिंग नहीं है, वो लेसन प्लान के हिस्से हैं। समझ में आ रहे हैं आप? फिर आगे बात होती है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। अब हम डिसीजन ये नहीं बना सकते वहां पे कि हमें लेसन प्लान लेना है या नहीं लेना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। समझ में आ रहे? हम उसमें क्या करते हैं, हम स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कि हम अपने क्लास का एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। वो सारी की सारी प्लानिंग जो होती है वो लेसन प्लानिंग में आती है, राइट? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका सही हो जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवानी, आर यू देयर? सर आई हैव डाउट सर। जी जी बोलें। जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें ये लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन फॉर द फ्यूचर क्लास। हाँ, तो इसमें ऑप्शन में ऐसा तो मेंशन नहीं किया है कि हम मतलब क्या बोलते हैं, डिसीजन ये ले रहे हैं कि लेसन लेना है कि नहीं। इसमें लिखा है देखिए कि देखिए देखिए, उसने जो इसने क्लास बिल्कुल भी होने वाला है उसका। स्पेसिफाई नहीं किया है, इसने यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया है। उसने कहा है डिसीजन फॉर फ्यूचर क्लास। ये डिसीजन ले रहा है, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा है। डिसीजन कुछ भी हो सकता है, डिसीजन एक जो है वो हमारा स्पेसिफिक नहीं है, सर राइट? मे बी द डिसीजन ये भी तो हो सकता है कि हाँ हम क्या पढ़ाएं, या फिर हम इसमें क्या क्या मेथड यूज करें, या फिर कौन सा मॉडल यूज करें। ये भी तो डिसीजन हम ले सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में आ जाएगा आई थिंक सो सर। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी हम किसी भी वर्ब को यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज का क्या मतलब होता है कि हम एक रूपरेखा तैयार करें कि हम क्या लेने वाले हैं। डिसीजन का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को यहाँ पे हमें एक चीज को चुनना होता है डिसीजन में, ठीक है? अब यहाँ का हम एक चीज तो लेके चल नहीं रहे हैं, हम एक से ज्यादा डायमेंशंस को यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा जो आयाम है उनको हम इनकलकेट कर रहे हैं, राइट? डिसीजन क्या होता है, आपको डिसाइड करना है कि ये करें या ये नहीं करें, राइट? वो आपको दो चॉइस देता है, दो में से एक चुनने का अधिकार देता है। जबकि स्ट्रेटजी क्या है, वो आपका एक पूरा एक ओपन एरिया दे रही है कि वो सारे जो पूरे मॉडल हैं उस मॉडल को कैसे आपको करना है फॉलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ और एलाबोरेट करके, जैसे कि हमको हार्वर्ड ट्रेनियन जो मेथड है उसी को यूज करना है, तो हमारा डिसीजन यहाँ ये नहीं हो सकता कि मैं हार्वर्ड ट्रेनियन यूज नहीं करूंगा, मैं तो ब्लूम्स वाला यूज करूंगा, नहीं कर सकता। बिकॉज हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम यहाँ पे हार्वर्ड ट्रेनियन फॉलो करते हैं, राइट? तो इस केस में हमारा जो डिसीजन होगा वो हमारा नहीं रहेगा, राइट? मिस्टर औसफ, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सर समझ पा रहे हैं। तो मे बी अगर जैसे उससे पहले वर्ड यूज किया है प्रोसेस सर, सो प्रोसेस हो सकता है कि कई चीजों का डिसीजन अगर हम ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन 2 ही हो फॉर एग्जांपल, या फिर इस तरह से कुछ। देखिए कोई भी चीज या डेफिनेशन हो, यहाँ लेसन प्लानिंग की बात करी गई है, पूरे एक पूरी टर्मिनोलॉजी की बात करी गई है, और टर्मिनोलॉजी कोई भी तब सही होती है जब वो होलिस्टिक होती है, ठीक है ना? देखिए जैसे हेल्थ मॉडल्स की हम बात करें, हेल्थ की जो कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आते गए लेकिन वो फेल होते गए। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने किसी ना किसी चीज को छोड़ दिया था, हमने उसको होलिस्टिक नहीं बनाया, वो सब पे अप्लाई नहीं हुए। तो यहाँ कोई भी अगर एक चीज फॉलो होगी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन है ये? आदर्श, कैन यू हियर मी? यस सर। आदर्श, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप देखें तो सही, इसको देखें और फटाफट से मुझे बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट इन द लेसन प्लानिंग प्रोसेस
बताइए इसमें से बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे? यस सर। इसमें से बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेसिक और एलिमेंट्स। और किनको हमें छोड़ना है, तब हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट। नॉट वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट, कौन सा वो बेसिक एलिमेंट है जिसको हम लेसन प्लानिंग में इग्नोर नहीं कर सकते कैसे भी करके? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। वेरी नाइस। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करती कि हम उसको इनकलकेट करना है या नहीं करना है। बाकी कैरिकुलम जो मटेरियल है उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड्स हमें फिक्स करने ही पड़ेंगे कि किस स्टैंडर्ड का हम, एक तो स्टैंडर्ड ये हो गया कि किस कॉग्निटिव लेवल पे हम क्लास ले रहे हैं, एज का भी आ सकता है इसमें, ठीक है। और दूसरा असेसमेंट, असेसमेंट भी जरूरी है क्योंकि असेसमेंट, बिना असेसमेंट के हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया है बच्चों को, वो कंटेंट सही तरह से उनको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिस एलिस राजपूत। यस सर। हाँ एलिस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर प्लीज। थोड़ा जल्दी करेंगे तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। जल्दी से फटाफट से आंसर तो दीजिए। एज ए रिजल्ट फ्रॉम द लेसन प्लानिंग प्रोसेस। सर वो नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, स्क्रीन तो ये आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ स्क्रीन तो बिल्कुल सही चल रही है सबके में। सर अभी दिख रही थी, जस्ट अभी नहीं दिख रही। अच्छा, अब दिख रही है? नो सर, आपका फोटो दिख रहा है। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? नहीं, आप देखो एलिस, आपके में नहीं दिख रही होगी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नेटवर्क का इश्यू कुछ हो सकता है। नो सर, जस्ट अभी गई है सर, दिख रही थी पहले, जब तक दिख रही थी, जस्ट अभी गई है। चलिए कोई बात नहीं फिर। अंकित सारस्वत, आर यू हियर? अंकित यस सारस्वत। सर। हाँ अंकित जी, यस सर। आंसर करिए इसको फटाफट जल्दी से। As a result from lesson plan process, clear teaching goal are established. अरे सर, अरे हाँ, all curriculum element डी आएगा सर। हाँ, डी आंसर। डी आएगा सर, डी। क्लियर टीचिंग गोल्स हम एस्टेब्लिश करते हैं, ऑल कैरिकुलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलाइंड रहते हैं, और मोर अकाउंटेबिलिटी की हम वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि वो जो है, जो हमने लेसन प्लान बनाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट अंकित सर। हेलो सर। जी बोलिए। जी सर, अब दिख रहा है। कोई बात नहीं, तो फिर आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, पर जल्दी थोड़ा सा। ओके सर। डी। डी कैसे? सर इसमें स्ट्रेटेजी प्लान करना है, स्ट्रेटेजी लेसन प्लान की हेल्प से सर सारे इसमें तीनों ऑप्शन आ जाएंगे सर। स्ट्रेटेजिक लेसन प्लान की वजह से हेल्प सर, तीनों तीनों ही सही है सर। पक्का? यस सर। चलिए ठीक है, फिर आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन दे रहा है इसका आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 5 का सर ऑप्शन नंबर सी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे सर। स्टूडेंट्स गेट बेटर ग्रेड्स। अगर हमने कोई भी लेसन अच्छी तरह से प्लानिंग करके बच्चों को डिलीवर किया है तो इसमें पूरे ये चांसेस हैं कि उसके ग्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप बता दीजिए। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था?
लेकिन कई एक जगह आपको हो सकता है बुक्स में इसका आंसर अगर स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई अगर किया हो आंसर, तो इसका आंसर आपको बी मिल सकता है। अदरवाइज इसके सारे आंसर्स जो हैं वो ओपनड हैं और वो सारे के सारे लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर स्पेसिफिक किया होगा किसी ने, जैसे अगर नेट के एग्जाम में अगर आप पूछेंगे तो शायद इसका आंसर, शायद क्या फिर 100% नेट के एग्जाम में इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम फिफ्थ अगला क्वेश्चन देखते हैं। असफ साहब इसका आंसर आप दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इफेक्टिव लेसन प्लान इज, मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट। हेलो, यस सर। हाँ बताइए। डी सर। मोस्ट इफेक्टिव की बात हो रही है, प्लीज फिर दोबारा से आप इसको पढ़ लें एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव लेसन प्लान। फन एक्टिविटी हो नहीं हो चलेगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमने ये क्वेश्चन किया है अभी। तो ऑप्शन ए रहेगा सर। वेरी नाइस। इसका ऑप्शन जो है वो ए हमारा होगा, क्योंकि क्लियर हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, चाहे वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो या हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अ लेसन प्लान मस्ट बी, शिवानी आर यू हियर? इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए विद एक्सप्लेनेशन। यस सर। पहले आप पढ़ लीजिए खूब अच्छी तरह से, नहीं तो गलत नहीं हो आंसर। इसमें से मोस्ट सूटेबल आंसर्स की बात हो रही है, ये क्वेश्चंस का लेवल जो है वो ऊपर थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। Option A is right because good. Lesson plan is must be means it flexible, it's according to the students. Like हाँ। अगर हम कोई एक्टिविटीज जो है वो टीचर जो है वो साइड में रहना चाहिए, इट मस्ट बी एप्लीकेबल ऑन द स्टूडेंट्स ओनली, उनके अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करें। और जैसा वो चाहे, जैसे कि आपने हमें फ्लेक्सिबल कर दिया कि कभी भी हम इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, या वो अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल दे सकता है अपनी समझ के हिसाब से, तो इस हिसाब से जो है लेसन प्लान को हमें करना चाहिए। तो ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7। विनय प्रताप जी सर। इट्स ऑलरेडी 8:23 सर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं सर, आप कहें तो कर दें। ओके फाइन, तो आप कर लीजिए वो, इसलिए क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ, आई एम लीविंग दिस क्लास बिकॉज आई हैव माय अनदर क्लास एट 8:20। ओके सर, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है नहीं? जी सर। तो आपने बहुत अच्छा क्लास लिया बेटे, शाबाश, गिव इट अप, है ना? और सबने अच्छा पार्टिसिपेट किया। मुमताज, एलिश और एक और कौन थे वो, क्या फैसलुद्दीन, है नहीं? आप लोग सब लोग बने रहा करिए। अगर बीच में मैं कहीं पूछूंगा तो आप लोगों को फिर परेशानी होती है, तो इसलिए जो है वो क्या सर, वो हमने सर मैसेज नहीं देखा था सर, मैं कंटिन्यू क्लास में ही थी सर। वो सब तरीके मैसेज सर हमें भी लेट आते हैं। सीन किया था सर। ये किसकी आवाज है? क्यों नहीं देखा आपने? जब आपके सामने स्क्रीन है, सब लोगों ने देखा और आपने नहीं देखा, ऐसा कैसे होगा? आपने नहीं सर वो देखा और स्क्रीन मोना सर ने नहीं मैंने देखा। सर बाद में खोली थी सर, सॉरी सर। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, जब आप छोड़ के चले जाओगे, वो विनय पागल है क्या वहाँ जो बोल रहा है वो खामखा अकेले कमरे में खड़ा होकर के, और सब लोग पागल है जो सुन रहे हैं? आपको सुनने में परेशानी हो रही है, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो लगातार सुन रहा हूँ, मुझे बहुत सीखने को नहीं मिल सर, रहा है। हम कंटिन्यू से क्लास में सर वो स्क्रीन सर यस करके जो अटेंडेंस थी सर वो नहीं देखी थी सर हमने। चलिए कोई बात नहीं, तो चलो खैर, आप बहरहाल इस चलिए वाले छोड़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर आप। आगे से ध्यान रखिएगा। आप ये 2 क्वेश्चन पूछ के विनय साहब, फिर उसके बाद क्लास ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है? जी सर। जी सर। राइट, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, खुदा हाफिज सर। थैंक यू सर। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप प्लीज ये कौन लड़की थी, मुझे थोड़ा सा वो नहीं आ रहा, क्या नाम? यस सर, मुमताज। हाँ मुमताज, आप इसका आंसर दीजिए बेटा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8, द मॉडर्न टीचिंग इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, बोलिए जल्दी से। सर डी।
क्यों? आपने नहीं करी क्लास? और कौन कौन मौजूद है? सर की है। नहीं, मुझे वो दिखाइए कि कौन कौन है, कौन कौन चले गए इसमें से। इसमें फैसल, फैसल आर यू हियर? फैसल साहब नहीं है यहाँ पे। मोना अग्रवाल, आप बताइए इसका आंसर क्या है? यस सर। बोलिए बोलिए जल्दी से। Yes, बहुत देर से क्वेश्चन खुला हुआ है, जल्दी से। विकास नारायण, गिव योर आंसर प्लीज। विकास सर नारायण, डी। जी सर। विकास नारायण। जी सर, मैं एक्चुअली में मैंने लेट क्लास ज्वाइन की है, कोई तो बात मैंने नहीं, ये भी देखा नहीं सर एक्चुअली में। ठीक, आपके एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप कम से कम क्लास में आए, सम्मान बढ़ाया आपने क्लास का। शमसुल हुदा साहब, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर सर सी होगा सर, कंस्ट्रक्ट हो रहा था ना। क्यों? बोलिए बोलिए जल्दी बताइए, क्यों होगा आंसर कंस्ट्रक्टिव? हम जितना ही क्लास को जितना इजी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों के लिए, उतना ही हमारे लिए बेस्ट क्लास रहता को है। नहीं नहीं नहीं, क्लास को इजी करने का मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म है ही नहीं। राहुल रावत, आप बोले। ऑप्शन सी। क्यों? ऑप्शन सी है इसका मतलब नहीं, आप ये कहो कि ऑप्शन बी मैं मान लूंगा, आप ये बताओ क्यों? बोले बोले जल्दी। मिस्टर औसाफ, आर यू हियर? हेलो औसाफ, कैन यू लिसन मी? शिवानी, कैन यू एक्सप्लेन दिस? इसका कौन सा आंसर सही है और क्यों? सर ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इसमें जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को हम समझते हैं और उनका नॉलेज जो कि बेस्ड होता है उनके अपने एक्सपीरियंसेस पर जब वो हाँ। स्कूल आते हैं, तो दैट इज थैंक यू वेरी मच। ये कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसको क्या बोलते हैं? रचनात्मक। मतलब हम उनको कुछ ना कुछ चीजें देते हैं जिनके बेसिस पे वो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, खुद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे नॉलेज हासिल करते हैं। इसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट होगा। ग्रुप डिस्कशन अगर मैंने दिया उसको तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट होगा। इसमें टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, टीचर हेल्प नहीं करता बच्चों की, सिर्फ सजेशंस देता है हल्के हल्के, और उस सजेशंस के बेसिस पे बच्चे क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी दैट रन देयर स्कूल्स बाय ओन, वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट था, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट था जिसने अपने खुद के स्कूल चलाए? सी। कौन दे रहा है इसका आंसर? सी सर। ओके, सी सर। चलिए चलिए, तब तो सबको आंसर आ रहे हैं। हाँ चलिए, ये नेक्स्ट विच, अब इसका आंसर अगर कोई देगा तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, इसका आंसर कौन दे रहा है? विच वन इज नॉट फ्रॉम 7E? वैसे ही तुक्का मार के आंसर नहीं देना, नहीं तो मैं आपसे पूछ लूंगा क्यों। ऑप्शन डी। सर 1 A B C तीनों है ऑप्शन सर। डी सर। चलिए ऑप्शन डी इज ऑप्शन नॉट डी सर, रेगुलेट एंड न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज, इट इज फ्रॉम अरे यार, ये सीधा सीधा आंसर है इसका, क्यों नहीं दिमाग लगा रहे आप लोग? 7E मतलब जितने भी आंसर इसमें होंगे वो सब ई से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 7E में हमने अभी पढ़ाया था, इसमें न्यू नॉलेज है ही नहीं। चलिए गुड, लास्ट, ये वाला जो है वो लास्ट है, इसके बाद कोई मेरे पास क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है। तो आप फटाफट इसका आंसर करें और इसका बताएं कि मुझे इसका आंसर क्यों सही है और कौन सा सही है। इसमें से
मतलब कुछ बच्चे जो पहले आंसर्स दे चुके हैं वो नहीं दे आंसर। चित्रा आप इसका आंसर दो, और राहुल रावत, और कौन कौन नहीं बोला, सभी हैं ग्रीन सर। तोमर, सर मैं तो बोल रहा हूँ कौन, गिरीश, राहुल रावत। राहुल तू बोला कहाँ है? ऑप्शन तो बताए मैंने सब। ऐसे नहीं, आंसर तुक्के सो मार। रहा है सर वो। हाँ सो फैजल रहे हो साहब, इतना जग रहे जाग हो। गए आप? तुम भी तो अभी उठे हो। चलिए चलिए, फटाक से जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर और क्या है एक्सप्लेनेशन। सर बी। ये कौन है? और चित्रा सर, हम चित्रा सर। चित्रा सर आप मुझे डी ये ऑप्शन। बताइए, जो एक्टिविटीज होती हैं, ये कह रहा है द 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ द लेसन प्लान आर, यस सर। ठीक है, दो यस लेसन प्लान के, ठीक है, 3 मेन यस एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं? सर ए। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? ये सर। जी बोले। हेलो। ऑप्शन ए थ्री सर। डोमेन। नहीं, डोमेन तो नहीं लिखा मैंने, द 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ द लेसन प्लान। सर ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट, मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रेटेजीज। देखिए, इनको आंसर्स को एलिमिनेट क्यों नहीं करते हैं आप? चलिए पहला वाला आंसर देखिए गलत है, क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेटजीज जो हैं वो लेसन प्लान का पार्ट नहीं है, लेसन प्लानिंग का पार्ट है, राइट? तो ये आंसर हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, राइट? आगे चलिए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज और असेसमेंट, ये तीनों चीजें हैं, सही से समझ में आती हैं कि हाँ मतलब होंगी बिल्कुल। इसमें एक्टिविटीज, मटेरियल्स एंड असेसमेंट। मटेरियल से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे भी जो नॉलेज है वो कोहेरेंट नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव्स होने ही होने हैं, एक्टिविटीज होनी है, और असेसमेंट भी हमें लेने हैं, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। सर आई सेड बी ओनली फर्स्ट He टाइम। already said B. बी। अब वो और लोगों को भी तो समझ में आए थोड़ा सा, आप ही बताते रहेंगे। चलिए एक थोड़ा सा रिमाइंड मार लेते हैं। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ किंडरगार्टन मेथड? फॉरवेल, ठीक है। हु गेव द प्ले वे मेथड? ये भी फॉरवेल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड जो था टीचिंग का, वो किसने दिया था? WH किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको आजकल बहुत एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था आपका। हु गेव क्वेश्चन आंसर मेथड? ये सोक्रेटिस। इसमें क्या होता था क्वेश्चन आंसर मेथड में? ये बच्चों को क्वेश्चन भी दिए जाते थे, आंसर भी दिए जाते थे, उनको क्वेश्चन भी याद करना पड़ता था और आंसर भी याद करना पड़ता था, ठीक है। फिर उसके बाद डॉल्टन मेथड, ये हेलन ने दिया था, पहले ही इसकी बात हो चुकी है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की बात हम जो कर रहे थे, एरिस्टोटल ने दिया। इसमें यहाँ पे कौन मौजूद है? राहुल रावत, आप मुझे बताओ इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, फटाक से बता दो आप मुझे। राहुल, राहुल आर यू हियर? जी सर। बताइए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं? इतना नहीं पता। इतना नहीं पता? तुम तो कह रहे थे कि मैंने बताया था। सरताज साहब, सीनियर सरताज जी बोलें, आप बताएं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं? सपना श्रीवास, हाँ मोहम्मद नूर साहब, कैन यू हियर मी? जी साहब, जी जी जी। जी बोलें, जरा बताएं तो सही, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का कोई एग्जांपल दे दीजिए मुझे जो मैंने आपको नहीं बताया हो अभी की क्लास में। अरे सर ये वाला वो करंट डिडक्टिव टाइप मुझे लग रहा है, पर वो नहीं है। हाँ नहीं सर, नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। चित्रा आप बताइए इसका आंसर,
जो मैंने नहीं बोला हो उससे कुछ हट के बताइए, क्लासरूम से हट के कोई एग्जांपल दीजिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव का। Mr. Osaf, can you listen me? Osaf, are you here? Okay. मिस शिवानी सिंह, आप बोलें क्या होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव का, एक एग्जांपल आप दीजिए, जो एग्जांपल अभी हमने नहीं बोले हो क्लास में। सर मतलब ये दोनों अप्रोच का मीन्स ये होता है कि जैसे इंडक्टिव में हम सबसे पहले किसी भी थ्योरी को बताने से पहले एक उसका एग्जाम्पल दे दें, फिर उसके बाद में उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएं। तो एग्जाम्पल इसके ऐसे ले सकते हैं कि अगर इंडक्टिव में हम सब लोगों का अपना अपना गेम है, सबका स्किल है, तो जब हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो बाई पार्ट में पहले उसको डेमोन्स्ट्रेट करें, देन होल स्कूल को डेमोन्स्ट्रेट करें। दैट गोज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। डिडक्टिव में क्या है कि सबसे पहले हम होल पार्ट में एक स्किल को बता दें, फिर बाद में हम उसका डिवाइडेशन करें कि पहले स्टेप ये करना है, देन ये करना है, देन गेम। तो ये होता है कि इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल देते हैं, देन थ्योरी को बताते हैं, धीरे धीरे उस पर जाते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट ये है। डिडक्टिव में पहले मेन कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे फिर उसका एक लास्ट में एग्जाम्पल देते हैं। ओके गुड। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास एक 5 साल का बच्चा आता है, ठीक है, सीखने के लिए, मुझे कौन सा मेथड उसको नहीं पढ़ाना है? पाँच साल के बच्चे को हमें डिडक्टिव नहीं पढ़ाना है, हमें इंडक्टिव लेके चलना है। चलिए, ओके, थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सबका कि सबने पेशेंस रखा और इतने सारे लोग क्लास में प्रेजेंट रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल बीइंग हियर एंड फॉर थैंक यू सर। ठीक है, बाकी अगली क्लास जिसकी भी है उसको